क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ, ये सब जानते हैं। लेकिन इसमें सबसे प्रधान तत्व है वो धरती, क्योंकि हम हमेशा धरती माता से जुड़े होते हैं, धरती से पैदा होते हैं, धरती गोद में समा जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये धरती बोलती भी है? इस धरती एक भाषा है, और उस भाषा को समझने वाले एक बहुत विद्वान सज्जन, एक वैज्ञानिक मेरे साथ मौजूद है, दीपक अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम अपने दर्शकों को बता दें, उनका परिचय दे दें दीपक जी का, कि दीपक जी एक लैंड साइंटिस्ट हैं जो कि इस धरती की भाषा को जानते हैं, धरती की नब्ज को जानते हैं, और धरती कैसे हमसे इंटरेक्ट करती है, ये ज़मीन कैसे हमसे इंटरेक्ट करती है, कैसे हमसे बात करती है, ये हमें समझाते हैं। वो उस कोड को डिकोड करते हैं। तो हम दीपक जी से आगे जानेंगे। अब हमारी समझ बहुत कम है इस विषय में। दीपक जी हमें समझाएंगे कि कैसे वो इस महत्वपूर्ण कार्य को करते हैं। जी दीपक जी, धरती कैसे बोलती है, कैसे आप लोगों को समझा पाते हैं? सर, धरती बोलती है, ये बात सत्य है। जब हम लोगों ने इंजीनियरिंग पढ़े, आर्किटेक्चर पढ़े, जियोलॉजी पढ़े, बहुत सारे ऐसे विषय पढ़े जो धरती से संबंधित विषय थे, उन विषयों में हमने पढ़े कि धरती का स्ट्रेटा क्या होता है, नीचे किस लेवल पे बालू है, किस लेवल पे पत्थर है, फाउंडेशन कहाँ से आएगा। फिर हम लोगों ने पढ़े उसमें कि धरती में पानी का वाटर टेबल क्या है, वाटर टेबल कहाँ पर है। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़े साथ साथ कि कभी कि सॉइल की क्वालिटी क्या है, उसमें गेहूँ होगा कि चावल होगा कि दाल होगा। लेकिन कभी हमने जब पढ़ाई करे किसी भी जगह, तो ये नहीं पढ़े कि धरती का व्यवहार कैसा होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, उसका जेनेटिक्स क्या होगा। तो ये जो विषय है, ये धरती के जेनेटिक्स को डिकोड करने का है, क्योंकि हमारी जो लाइफ है ये 2 चीज़ों से मिलकर बनी है। जैसे कि सोल, बॉडी एंड माइंड बोलते हैं हम लोग, कि जो इसका प्रिंसिपल चीज़ है वो बॉडी है। यदि बॉडी है जो सोल को कैरी कर रहा है, जो उस माइंड को कैरी कर रहा है, बॉडी ठीक रहेगा तो बाकी चीज़ ठीक रहेगा। तो सबसे पहले हमको इसको ठीक रखने के लिए धरती को समझना ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि जब हम लोग कोई भी बैठते हैं, खड़े होते हैं, सोते हैं, तो एक सॉलिड सरफेस पे खड़े होते हैं हम लोग। फिर जिस मकान में हम रहते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, वो एक सॉलिड सरफेस पे बनाते हैं। लेकिन ये सारी सॉलिड सरफेस मिलके अर्थ बनाती है। और अर्थ कभी हमने सोचे कि अर्थ किस सॉलिड सरफेस के ऊपर टिकी हुई गैलेक्सी में? वो हैंगिंग है अर्थ। तो यदि अर्थ हैंगिंग है, बाकी प्लैनेट, सब प्लैनेट सब हैंगिंग है, तो वो टिके हुए किसके ऊपर हैं? कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे वो टिके हुए हैं? तो वो मैग्नेटिक एक्सिस है, मैग्नेटिक फोर्सेज हैं एक दूसरे प्लैनेट, सब प्लैनेट्स के, जो उन प्लैनेट्स को संभाल के रखते हैं, जिसमें से धरती एक प्लैनेट है जिसको वो मैग्नेटिक एक्सिस संभाल के रखते हैं। अब यदि ये पूरा खेल मैग्नेटिक है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में कितना मैग्नेटिज्म है, इस अर्थ में कितना मैग्नेटिज्म है, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे रेसिडेंशियल हो, इवन जो लोग रोड पे सो रहे हैं, तो वहाँ कितना मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है, और ये मैग्नेटिक इफेक्ट धरती से ही आता है। तो इसको यदि हम एलेबोरेट करेंगे तो हम जान सकते हैं कि धरती की भाषा क्या होती है। मतलब आप ये बता रहे हैं हमें कि धरती की भाषा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे आधारित है, हमें उस भाषा को समझना होता है जिससे कि धरती की भाषा को हम समझ पाएँ। बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं आप। हम धरती की भाषा को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि 144 नॉन फोर्सेज है धरती में। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी चीज़ ऊपर डालेंगे तो वो नीचे ही आने वाली है। धरती अपने एक्सिस के ऊपर घूमती है तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस डेवलप करती है। धरती जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो एक्सेंट्रिक फोर्सेस डेवलप करती है। ऐसे एक एक करके यदि हम देखें तो 144 फोर्स जो अभी तक जानकारी में आ चुके हैं, और नई नई रिसर्च होती रहती है, नए नए फोर्स आते रहते हैं। उन फोर्सेस का जो पूरा की पूरा फोर्सेस मिला के क्या फ्लक्स डेवलप होता है, वो फ्लक्स हमारी बॉडी में इम्पैक्ट कैसे डालता है। अब इसको समझने के लिए हमको हमारा ह्यूमन स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि ह्यूमन एनाटॉमी क्या होती है और बिल्डिंग एनाटॉमी क्या होती है। पहले एनाटॉमी समझना पड़ेगा। जो ह्यूमन एनाटॉमी है, या जो शरीर है, मानव संरचना, वो बोन्स, मसल्स और ब्लड से मिलके बनी। बोन्स, मसल्स और ब्लड को फॉर्मेशन के लिए जो बेसिक कंपोजिशन होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम। जब भी कभी हम बीमार होते हैं, डॉक्टर पास जाते हैं तो कोई सोडियम देता है, पोटेशियम देता है, कोई बायोकेमिक टैबलेट देता है, हम ठीक होते हैं। लेकिन उनसे जो बोन्स और मसल्स बनते हैं, उनको यदि हम वर्टिकली ऐसे प्रेस करेंगे तो वो कभी फेल नहीं होंगे, बोन्स, मसल्स। लेकिन यदि उनको ट्विस्ट करें, मतलब जैसे चलते चलते यदि स्लांटेड जगह में चल रहे हैं, कहीं पैर ज़्यादा मोटा, तो कोई लोग देखिए जल्दी हड्डी टूट जाती है, मसल रप्चर हो जाती है। उसका कारण क्या है कि वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ तो लेती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ में फेल हो जाती है। तो उसके लिए भगवान ने आयरन डाला,
तो बोन डेंसिटी जब आयरन कंटेंट इन बोन हम लोग चेक करते हैं, मसल्स में आयरन कंटेंट देखते हैं, ब्लड में आरबीसी काउंट के रूप में आयरन कंटेंट होता है। अब देखिए कभी एक्सीडेंट होते हैं तो कोई डॉक्टर कभी आदमी की हड्डियों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो लकड़ी बांध देते हैं सब, इसमें ब्लड यदि निकल गया तो पहले ब्लड इन्फ्यूज़ करते हैं, क्योंकि यदि आरबीसी काउंट्स निकल कर कोमा में गया तो उसको लाना मुश्किल होता है। बिल्कुल सेम वे कि ये हमारा टेंजाइल स्ट्रेंथ जब दिया भगवान ने तो बोन्स, मसल्स और ब्लड के अंदर, कि अब यदि वो स्विंग करें या हिलेंगे तो कुछ नहीं होगा और वो टेंजाइल स्ट्रेंथ देंगे। बिल्कुल सेम जैसे बिल्डिंग में स्ट्रक्चर जब बनते हैं तो वो बनते सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ब्रिक्स से मिला के, जो यदि ऊपर और नीचे से स्ट्रक्चर को कंप्रेस करेंगे तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे फेल नहीं होंगे, लेकिन भूकंप आएगा, तेज हवाएं चलेंगी तो वो स्ट्रक्चर हिलेंगे और कोलैप्स हो जाएंगे। तो इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने निकाला कि इसमें रिइंफोर्समेंट डालते हैं, स्टील के सरिये डालते हैं, वो स्टील के सरिये बिल्डिंग को अलाउ करते हैं कि वो थोड़ा स्विंग कर सकती है, कोलैप्स नहीं होंगी। तो ह्यूमन स्ट्रक्चर और सिविल स्ट्रक्चर को यदि हम दोनों को कोरिलेट करें तो इनमें फोर्सेस पूरे धरती से ही आते हैं और वही ह्यूमन के संचालन का मुख्य कार्य करते हैं। यानी आपका ये कहना है कि जो धरती के अंदर वेव्स हैं और जो शरीर के अंदर जो वेव्स हैं उसकी एक सिमेट्री, उसकी एक लयात्मकता जो होती है हमारे जीवन को सुखी और सफल बनाती है। जी, ये एकदम सही बोल रहे हैं। जब हम किसी से पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप सिर्फ बिजनेस की नहीं, हस्बैंड वाइफ शादी होना है लड़के लड़की की, तो हम कई तरीक़ों से एक दूसरे को कंपैटिबल देखते हैं कि हैं कि नहीं। बिजनेस करते हैं तो लाइक माइंडेड है कि नहीं, कंपैटिबल है कि नहीं, हमारे काम का है कि नहीं। तो ये हमारी धरती से पार्टनरशिप होती है हर आदमी की। वो जिस जगह में रहता है, जिस जगह में काम करता है, वहाँ उसकी धरती से पार्टनरशिप होती है। अब उस धरती का जिस जगह पे वो है या जिस जगह पे उसकी फैक्ट्री, उसका बिहेवियर और उस इंडस्ट्री का बिहेवियर, उस आदमी का बिहेवियर और उस धरती का बिहेवियर मैच करना चाहिए। अब देखिए जब हम एक घर में जाते हैं, 2 भाई, 4 भाई, 6 भाई रहते हैं, तो हम बोलते हैं एक भाई थोड़ा जल्दी नाराज़ होता है, एक भाई की हेल्थ ज़्यादा ख़राब होती है, एक भाई बहुत खुश मिजाज है, एक भाई का डेयरिंग है बहुत। तो वो एक ही डीएनए से आए हैं, एक ही घर में खान पान है उनका, तो वो उनका अलग अलग मिजाज जो है वो धरती की अलग अलग जगह पे, कोई किसी कमरे में सोता है, कोई हॉल में सोता है, वो जगह जो यूज़ करते हैं उस जगह का बिहेवियर जो रहता है वो उनके व्यवहार में परिलक्षित होता है। बहुत खूब। यानी कि अलग अलग स्थानों पे धरती का व्यवहार अलग अलग होता है, जो कि मनुष्य के व्यक्तित्व को, मनुष्य की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। तो अब ये तो आपने बता दिया कि सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है। अब आप हमें कृपया ये बताने की कृपा करें कि उसको, उस सिमेट्री को बनाया कैसे जाए। जैसे कि किसी धरती का व्यवहार अलग है, मनुष्य की प्रवृत्ति अलग है, तो उसमें एक लय कैसे तैयार किया, इसकी विधि क्या है? आजकल मैं पिछले 20-25 सालों से देख रहा हूँ कुछ नोबेल प्राइजेज ऐसे हैं, कोई फिजिक्स के, कोई क्वांटम फिजिक्स के, कोई मेडिसिन के, कोई केमिस्ट्री के, जो इस पूरे विषय के, यदि हम इस विषय का नाम दें न्यूरो आर्किटेक्चर, जो दुनिया में जाना जाता है कि इफेक्ट ऑफ आर्किटेक्चर ऑन न्यूरल साइंस, या लैंड जेनेटिक्स की जेनेटिक्स ऑफ लैंड, तो बहुत सारे नोबेल प्राइजेज इसमें मिले हैं। जैसे मैं एक छोटा सा नोबेल प्राइज़ का एक एग्जांपल दूं आपको। 2019 में एक मेडिसिन का नोबेल मिला। वो जिन साइंटिस्ट को मिला वो इस बात के लिए मिला कि एक चूहे को उन्होंने एक राउंड टेबल के चारों तरफ 6 अलग अलग चेयर में उसको बैठाया, और जब उसका ब्रेन मैप रीड किया तो वो ब्रेन मैप जो रीड किया तो उसकी अलग अलग रीडिंग जो थी अलग अलग आ रही थी, उनका बिहेवियर हर जगह अलग आ रहा था। तो ये तो चूहों पे अभी रिसर्च की बात है, जिसको हम लोग आदमियों के ऊपर करके और ये बता रहे हैं इंडिया में कि यदि ऐसे बैठते हो तो इसका, इस ज़मीन का इफेक्ट आपके ऊपर ये आता है, इस तरफ फेस करके बैठते हो, इस जगह को यूज़ करते हो तो इसका इम्पैक्ट ये आता है। अब एक बहुत पॉपुलर हम लोगों के बीच में एक फिनोमिना है पूरे हिंदुस्तानियों के, अब तो विश्व में चलता है, वास्तु। वास्तु का मतलब क्या है? वास्तु आर्किटेक्चर है। तो आर्किटेक्चर मतलब ये जो आजकल बड़े फैसिनेटेड वर्ड विश्व में चलते हैं, न्यूरो आर्किटेक्चर, इफेक्ट ऑफ आर्किटेक्चर ऑन न्यूरल साइंस। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि वास्तु मतलब आर्किटेक्चर, कि इसको हम कितने अच्छे से बनाएं कि वो खाली लिविंग स्पेस ना हो हमारे, वो हमारी लाइफ का हेल्थ को, हमारी इनसाइड द फैमिली कोऑर्डिनेशन को, यदि फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री के प्रोडक्शन को, मेंटेनेंस को, उस फैक्ट्री में रहने वाले लोगों को, सबको कैसे कोऑर्डिनेट कर सकता है। वो जो आपने प्रश्न किया कि इसको लयबद्ध कैसे करना, तो ये उसी का विज्ञान है कि कैसे लयबद्ध तरीके से जीवन चल सकता है। जी, इसकी विधि क्या है, इसकी प्रविधि आप बताएं कृपया।
जैसे हम यदि देखें कि जमीन मदर अर्थ है, और मदर यदि अच्छी होगी तो बेबी जो बिल्डिंग निकलेगी वो अच्छी निकलेगी, वो परफॉर्मर बिल्डिंग रहेगी। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम जब से इस घर में आए तब से सुखी नहीं, जब से उसने वो फैक्ट्री लगाया वो बर्बाद हो गया, जब से वो फैक्ट्री लगाया वो एकदम आगे निकल गया। ये कैसे होता है? ये डेस्टिनी कैसे करती है? ये पक्का है कि हम लोग बोलते हैं उसका भाग्य, डेस्टिनी, लक, फेट, ऐसे बहुत सारे शब्द उपयोग करते हैं, लेकिन व्यवहार में यदि हम देखेंगे तो इनमें से कोई भी चीज़ टच और फील नहीं कर सकते। जिसको टच और फील नहीं कर सकते उसका एग्जिस्टेंस प्रूव करना थोड़ा टफ है। जब भी मेरे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना है तो एक गाड़ी लगती है, डीजल लगता है, रोड लगता है, नेटवर्क नेविगेटर लगता है, तो इतने चीज़ें लग के एक मेरा टास्क पूरा होता है। दिन भर में ऐसे बहुत सारे टास्क लिखना है तो पेन चाहिए, इंक चाहिए, पेपर। तो लाइफ को ट्रेवल करने के लिए एज ए होल क्या कोई इक्विपमेंट या कोई मीडियम नहीं चाहिए? ये वही मीडियम है लैंड जो है कि आपको ऑटोमेटिकली उस जगह पे ले जाएगी जिसके हिसाब से लोगों की हेल्थ किसी, देखिए कभी आपको कोई एरिया मिलेगा जहाँ पर बहुत सारे कैंसर के पेशेंट मिलेंगे, कोई एरिया मिलेगा जहाँ पर बहुत सारे किडनी के पेशेंट, कोई एरिया मिलेगा कोई जहाँ पर कार्डियक इश्यूज बहुत रहेंगे। तो वो उस जगह के इश्यूज होते हैं, उस लैंड के इश्यूज होते हैं जो आदमी के ऊपर आते हैं। तो ये निश्चित है कि हम यदि उनको कंट्रोल कर पाएँ, जो आप पूछ रहे हैं कि कैसे ये डिसाइड होगा कि यहाँ कार्डियक, तो इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कि किस जगह ज़मीन की ढलान है, किस जगह ज़मीन ऊंची है, कहाँ पानी नहीं, क्योंकि फिजिक्स का एक बेसिक फिनोमेना है कि फोर्सेस फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियलिटी टू लो पोटेंशियलिटी, और हाई पोटेंशियलिटी टू लो पोटेंशियलिटी फ्लो करने के लिए हमको जो नेचुरल फोर्सेस की इनकमिंग है, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्लॉट हो, चाहे बिल्डिंग हो, हमको उसी जगह में ऐसा करना चाहिए कि पोटेंशियलिटी बढ़े, जिससे इनफ्लो बढ़े और हम लोग को पॉजिटिव एनर्जीज मिले। यदि वो हम कभी गलत जगहों में बना देते हैं तो जो नेचुरल इन्फो उनको रेजिस्ट करता है, नेचुरल फोर्सेस को, और जब वो रेजिस्ट करता है तो वो इरिटेशन हमारे सेरिब्रल में होता है, क्योंकि जो ग्राउंड से जब हम टच करते हैं और अर्थिंग मिलती है हमको, तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसके नीचे एक ट्रायंगुलर सेक्शन जिसमें केमिकल्स होते हैं, जैसे ही अर्थिंग मिलती है वो एकदम से सेग्रीगेट करते हैं, और सेरिब्रम के हमारे 108 हिस्से हैं, उन हिस्सों में से वो किस हिस्से में जाएंगे और किसको एक्टिवेट करेंगे, और वही आपके प्रदर्शित होता है कि ये चिड़चिड़ा है, ये शांत है, ये हर चीज़ का निर्णय अच्छा करता है, ये बात अच्छे से करता है, इसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, इसकी नहीं रहेगी। ये WHO ने बोला कि 70% बीमारियां जो हैं साइकोसोमेटिक, साइकोसोमेटिक का मतलब ये होता है सोचने से होने वाली बीमारी, उससे इवन कैंसर होता है, और वो ठीक भी कर रहे हैं लोग, मेडिटेशन करके, योगा करके रिवर्स भी कर रहे हैं। डायबिटीज़ तो बहुत छोटी हो गई अब, कार्डियक इश्यूज़ हैं, किडनी के इश्यूज़ हैं, जो 30% डिसीज़ की जो हम बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिसीज़, खान पान गलत हो गए, ये 30% है, ये WHO क्लेम करता है। 70% हम जो नेगेटिव सोचते हैं उसकी डिसीज़ हैं। ये हमने क्या नेगेटिव सोचा वो बॉडी के किस पार्ट पे अटैक करेगा, ये उससे, तो ये सोच को हम पॉजिटिव करना है यदि, तो रोज़ सुबह देखिए बहुत सारे प्रीचर, संत, महात्मा सब बोलते हैं कि थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव सोचने का टूल क्या है? कोई नहीं चाहता नेगेटिव सोचना, टूल क्या है? ये जो लैंड जेनेटिक्स है ये पूरे वर्ल्ड में लोगों को पॉजिटिव सोचना सिखाएगी, जिससे ये जो अभी हम पूरे वर्ल्ड में उथल पुथल रेस्टलेसनेस देखते हैं, निश्चित रूप से इसके माध्यम से कंट्रोल की जा सकती है। तो दीपक जी, जैसा कि आपने कहा कि लैंड जेनेटिक्स का ज्ञान जो है वो अगर मनुष्य जान ले, उसके जीवन में धन, संपत्ति, सुख, एक अच्छा स्वास्थ्य और एक मानसिक शांति, ये सभी आएगी। तो फिर अभी तक मतलब ये इस पे और एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं हो रहे? क्या इस पर कोई कोर्सेज चलते हैं क्या, ताकि लोगों को शिक्षित किया सके, लोगों को पढ़ाया सके, लोगों को बताया सके इस बारे में? इसके लिए सर अभी दुनिया में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक्चुअल में कोई भी जितना विज्ञान है, विज्ञान तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन क्योंकि हम लोग आगे डेवलप कर रहे हैं, हमको हर चीज़ जब तक लॉजिक ना मिले, जब तक उसका कोई साइंस ना मिले, हम बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन लॉजिक या साइंस या कुछ ढूंढने के लिए पहले कॉन्सेप्ट तो चाहिए जिसके ऊपर हम रिसर्च करें, और कॉन्सेप्ट हमेशा ज्ञान से आता है, जो ज्ञान हमारे पूर्वजों ने दे गए, जो एक्सपीरियंस हमने किए, फिर उसको हम डेवलप करते हैं। इसको डेवलप करने के लिए कोई आगे बढ़ाने के लिए दुर्भाग्य से अभी हमको इतनी सुविधाएं भारत में नहीं है कि हम न्यूटन जैसे 4 क्लास पढ़े हैं यदि, और खेत में बैठे सेब गिर गया तो हम रिसर्च कर सकें और रिसर्च को हम आगे बढ़ा सकें। विदेशों में ज़रूर ये सुविधा है। हमारे यहाँ जब तक आप क्वालिफाइड या कहीं किसी साइंटिस्ट या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में नहीं हो, तो आपकी रिसर्चेस घर में रहती, या तो कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिले जैसे विवेकानंद जी को खेतड़ी के महाराज मिले कि कोई स्पॉन्सर कर दे जो इसको रिसर्च करे, उस तक आपकी आवाज़ पहुँचे और वो सुने।
निश्चित रूप से ये जिस दिन एस्टेब्लिश होगा साइंस, मैं आपसे गारंटी करके कह सकता हूँ कि किसी भी देश की इकोनॉमी, किसी भी देश का पॉलिटिक्स, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहेगी। जैसे आप देखिए अभी हम लोगों के यहाँ पर या पूरे वर्ल्ड में ये जो उथल पुथल होती है, इसके पीछे बहुत सारा कारण इकोनॉमी होता है। तो इस सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, सब चीज़ें कंट्रोल हो सकती है, और वो कैसे होंगी वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो ये जो लैंड जेनेटिक्स है, मैं जो भी दर्शक हमें सुन रहे हैं वो इस बात को जान ले कि लैंड जेनेटिक्स हर समस्या का भी कारण है और हर एक समाधान का भी कारण है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में लैंड जेनेटिक्स को एक विज्ञान के तौर पर समझा जाएगा। अच्छा दीपक जी, लेकिन हमारी बात ये ख़त्म नहीं होती है, बल्कि हमारी वास्तव में हमारी बात यहाँ शुरू होती है जी। तो आप कृपया में हमारे टीवी के माध्यम से, हमारे स्क्रीन के माध्यम से बताएं कि आपको क्या क्या आवश्यकताएं हैं, आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं इस विषय को लेके, और इसको कैसे बढ़ाया जाए। आपके पास एक रोड मैप तो होगा ना? जरूर सर, जरूर सर, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न किया आपने। मैं पहले बताता हूँ कि इसके फायदे क्या हो सकते हैं, जिससे दर्शकों की रुचि बढ़े कि ये उनके आम जीवन में काम की चीज़ है। आज यदि आप देखो इसको, तो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रिस्ट होते हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रीज, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, वो बड़ी इंडस्ट्री लगाते हैं और इंडस्ट्री फेल हो जाती है। यदि आप मेरे नज़रिए से देखो तो कोई भी व्यापारी 1-2% कोई छोड़ दो आप मिस्चीवियसनेस को, कोई के भी इंटेंशंस खराब नहीं होते, वो कोई पैसा डुबाना नहीं चाहते कभी। और जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगती तो उनके पास दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कंसल्टेंट होते हैं, इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट, प्रोडक्ट कंसल्टेंट, HR कंसल्टेंट, फाइनेंस कंसल्टेंट। उसके बाद भी इंडस्ट्री कैसे फेल होती, वो कहाँ, वास्तु कंसल्टेंट सब होते हैं, फिर वो इंडस्ट्री आके रुक कहाँ जाती और क्यों इंडस्ट्री फेल होती। यदि एक 50,000 करोड़ की, 2 लाख करोड़ की, 1 लाख करोड़ की, 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री फेल होती है तो उसमें बैंकों का पैसा जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा जाता है, वो पैसा अल्टीमेटली पब्लिक से आता है कहीं ना कहीं। वो पैसा जो वेस्ट होता है वो पब्लिक की लाइफ को भी डिस्टर्ब करता है। क्या हम इन पैसों को या इन इंडस्ट्रीज़ को बचा सकते हैं? वो जो 10,000, 20,000 फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं डायरेक्टली, जो इनडायरेक्ट और 10, 20, 50,000 फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, उनकी लाइफ को हम संभाल सकते हैं? ये सब्जेक्ट गारंटी करता है सक्सेस की कि यदि कोई इंडस्ट्री लगा रहे हो आप, तो यदि इसके अकॉर्डिंगली आप पहले लैंड चूज़ करो अच्छी, तो कोई कारण नहीं कि इंडस्ट्री फेल होगी, यदि आपकी स्टडी आपने अच्छे से करके लगाया। और मुझे नहीं लगता कोई जब इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाते हैं तो वो प्रोडक्ट की या सेल्स की या कोई चीज़ की स्टडी नहीं करते होंगे। लेकिन वो यदि फेल हो जाता है प्रोडक्ट, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं यही लैंड जेनेटिक्स उसके पीछे कारण हो सकती है कि उन्होंने प्रॉपरली लैंड का सर्वे नहीं किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हमने तो कुछ नहीं देखा लेकिन हमारी इंडस्ट्री अच्छी चल गई। कोई लोग कह रहे हैं मैंने खूब चेक करा लिया लेकिन मेरी इंडस्ट्री नहीं चल रही। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आप चेक करके देखो, मेरा 30-32 सालों का एक्सपीरियंस है, वो ज़मीन खुद कह देगी कि ये यहाँ पर उसको पैसों की दिक्कत होने वाली है, उसका लॉस होने वाला है, लीगल प्रॉब्लम होने वाला है, HR का प्रॉब्लम होने वाला है, इंडस्ट्रियल कोई मशीन मेंटेनेंस का प्रॉब्लम होगा। ज़मीन स्वयं कहती है कि उस जगह में क्या प्रॉब्लम होने वाला है। यदि हम इस बात को अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से स्प्रेड कर पाएँ, तो कोई कारण नहीं है कि हमारे देश की, विश्व के हर देश की इकोनॉमी को हम संभाल सकते हैं। इसको हम यदि लार्जर पिक्चर में देखें तो अब ये इतनी बड़ी बात है कि ये नेशन बिल्डिंग की बात है। जो मैं कर रहा हूँ, मैं चेष्टा कर रहा हूँ मेरी तरफ से कि मैं हर लोगों को सर्विसेज देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं फ्री में सर्विसेज दे दूँ कि लोगों को ये नहीं लगे कि मैं कोई कमर्शियल बात करने आया हूँ, कि नेशन बिल्डिंग की बात है, विश्व गुरु बनने की भारत की बात है, हम लोग कैसे आगे जा रहे हैं। हर ज्ञान, हमारे ऋषि मुनि बहुत वैज्ञानिक थे लेकिन उसका हमने कभी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे ज्ञान नहीं रख पाए और यही कारण हो गया कि हम पिछड़ के रह गए। मैं आज तैयार हूँ, यदि कोई मुझे किसी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में, कोई नेशनल प्लेटफॉर्म में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में खड़ा करे तो मैं इस बात को कहने तैयार हूँ कि इसके माध्यम से हम हर देश की हर चीज़, इकोनॉमी, हेल्थ, कोऑर्डिनेशन सब संभाल सकते हैं। एक और आपको छोटा उदाहरण देता हूँ मैं कि विश्व में करीब करीब 204, 205 देश हैं, 1-2 देश घटते बढ़ते रहते हैं। हर देश 4-5 कंट्री से लैंड लॉक्ड है, तो करीब करीब 1000 बॉर्डर पूरे विश्व में हैं लगभग। यदि ये कोई जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस है तो 600 बॉर्डर पे, 800 बॉर्डर पे लड़ाई होना चाहिए, परेशानियां होना चाहिए। लेकिन आप देखिए 30, 40, 50 बॉर्डर ऐसी जो जहां पर हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है विश्व में। वो गिनी चुनी बॉर्डर्स हैं, रिपीटेड प्रॉब्लम होती है वहाँ। तो क्या उन जगहों का लैंड जेनेटिक्स ऐसा है
या क्या वो सुधारा जा सकता है, ये सर्वे की बात है, ये आपने रिसर्च बहुत अद्भुत बात कही। जैसे कि ये मुझे याद आ रहा है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा बहुत लंबी है, गुजरात से लेके कश्मीर तक। जी। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट गुजरात होता है उसमें पंजाब है, उसमें राजस्थान है, कश्मीर है। जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कश्मीर को ले ही है, राजस्थान में नहीं होता है, गुजरात में नहीं होता है, थोड़ा पंजाब में होता है, कश्मीर ज़्यादा होता है। वैसे चाइना में आप देख लीजिए तो बहुत लंबी सीमा है, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अरुणाचल में है या लद्दाख में, बाकी जगहों में कोई कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा नहीं होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि ये खाली हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान या चाइना की बात नहीं है, मैक्सिको, अमेरिका की बात है, टर्की, सोमाली की बात है, सूडान की बात है। तो ये कुछ बॉर्डर से जहाँ होता है, तो क्या वहाँ लैंड जेनेटिक्स की कुछ नेगेटिविटी, क्या वो इम्प्रोवाइज की जा सकती? ये रिसर्च का और समझने का सब्जेक्ट है, जिसके लिए मैं पूरी तैयारी के साथ उनको सहयोग करने तैयार हूँ। जब इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स को कैसे हम शांत करें, तो हम अपने इंटरनल पॉलिटिक्स को तो बड़ी आसानी से संभाल सकते हैं। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, बहुत कम ऐसे होंगे जो देश की नहीं सोचते होंगे। नेशन बिल्डिंग के लिए कोई पॉलिटिक्स में आता है, हर पार्टी नेशन बिल्डिंग के लिए आई, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो उनका करियर ग्राफ पॉलिटिक्स का या पार्टी का नीचे आ जाता है? क्या उन्होंने ऑफिस चेंज करे, क्या उन्होंने जो उनके टॉप लीडर्स उन्होंने घर चेंज करे? ये चीज़ चेक होना चाहिए, इस चीज़ का ना एक असेसमेंट होना चाहिए, और इसको कमर्शियल तरीके से नहीं होना चाहिए, ये नेशन बिल्डिंग होनी चाहिए। जैसे मैं आपको आज ऑन द माइक बोलता हूँ, एक हमारे यहाँ सुपर स्टार हैं, हमारे भारत की शान है, पूरे विश्व के महानायक हैं अमिताभ बच्चन। उनकी हेल्थ ख़राब है, मैं पेपरों में सुनता हूँ, टीवी में सुनता हूँ, कहीं बाहर देखता हूँ मैं, लेकिन एक बात की मैं गारंटी करके कह सकता हूँ, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ, कि मेरे को उनके घर की लैंड जेनेटिक्स पता, मेरे को उनके घर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि मेरे को अलाउ करें तो शायद मैं उनकी दवाइयाँ 50% कम कर दूंगा बिना कुछ किए। वो उनको बता दूंगा कि वहाँ क्या इम्पैक्ट है और कैसे उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, कैसे वो मैग्नेटिक इफेक्ट है उनको कहीं ऐसा इंसुलेटर डाल के या कोई एक लैमिनेशन करके या कोई वो सर्किट को ब्रेक करके वो कैसे अपनी दवाइयाँ कम कर सकते हैं। क्योंकि जो इम्पैक्ट आ रहे हैं, दवाइयाँ आपको कब काम करती हैं? तब काम करती है जब वो डिसीज अटैक करना बंद करे आपके ऊपर। यदि दवाइयों ने काम करी, डिसीज रिपीटेड अटैक कर रही है, तो वो कैसे होता है? एक पेपर पे आप पेन से लिखिए, मिटा दीजिए, फिर लिखिए, फिर मिटा दीजिए, एक टाइम आएगा वो पेपर का वो हिस्सा खराब हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा हेल्थ का हाल है, यदि बार बार रिपीटेड अटैक होगा तो हेल्थ डिटोरिएट हो जाए। तो जितनी कम डिट खराब होगी उतना अच्छा चलेगी। तो जैसा WHO ने बोला, उसी बात को मैं कह रहा हूँ कि यदि लैंड जेनेटिक्स का यदि सब उपयोग करें तो हेल्थ कम से कम खराब होगी, कम से कम लोगों को मेडिकल के लिए पास बहुत स्कोप हो जाएगा आगे कि आदमी को कितनी आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो लैंड जेनेटिक साइंटिस्ट दीपक अग्रवाल जी हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बैठे हुए हैं, वो हमें बता रहे हैं कैसे हम लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को भी कभी समाधान कर सकते हैं। तो दीपक जी, एक आखिरी बात ये है कि जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो ये आपसे जरूर संपर्क करना चाहेंगे, तो कृपया अपना पूरा एड्रेस आप बताइए, एग्जैक्ट जिस पे वो आपसे संपर्क कर पाए, और आपका फ़ोन नंबर नीचे पट्टी पर चला देंगे, कृपया आप हमें एड्रेस बताएं। सर, मेरा एक निवेदन है, मैं एक मिशन लेके इसको पैशनेटली करता हूँ और मैं इसको पूरे विश्व में फैलाना चाहता हूँ। इसलिए इसको जो सोसाइटी लीडर्स हैं, मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ, मैं सोसाइटी लीडर्स के पास इस बात को पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अकेला, मैं 10 साल जीऊँगा, 20 साल जीऊँगा, 5 साल जीऊँगा, 25 साल, मैं बहुत सारा सर्व नहीं कर सकता हूँ इसको। तो मैं निश्चित रूप से ये चाहता हूँ कि इसको गवर्नमेंट, बड़े कॉरपोरेट टेक ओवर करें और इसको रिसर्च करें। मेरे पास भी लोग हैं रिसर्च वाले, वो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो इसके पूरे रिसर्च फार्मूले वो पूरे उनको प्रोवाइड करेंगे, मेरी हर बात को सपोर्ट करते हुए रिसर्च फॉर्मेट देंगे। जो लोग संपर्क करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि वो कभी नाराज़ ना हो मेरे से कि मैं सबको सर्व नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं अकेला हूं सर्व करने वाला। इसलिए मैं और मेरा झुकाव है नेशन बिल्डिंग की तरफ। नॉट ओनली इंडिया के लिए बोलता हूं, मैं कहता हूं कि पूरा विश्व में क्यों नहीं शांति होना चाहिए। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि हर असेंबली, हर स्टेट की असेंबली, हर स्टेट के CM हाउस, हर स्टेट के गवर्नर हाउस, सेंट्रल असेंबली हाउस, पार्लियामेंट हाउस, PM हाउस, जो भी बिग जिनके डिसीजन से देश में फ़र्क होता है, यदि इसको हम थोड़ा नीचे आए तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं, कमिश्नर, जिनके एक एक निर्णय से आम जनता को फ़र्क पहुंचता है, उन सब को इसके माध्यम से ऐसा उचित बनवाना चाहिए कि वो इतने पॉजिटिव हो जाए कि कंट्री में दिक्कतें आएंगी ज़रूर, नेचुरल कैलेमिटीज़ को आप रोक नहीं सकते, नेचुरल कैलेमिटीज़ आएंगी, लेकिन इससे हल हो सकती हैं।
इसका सबसे एक छोटे शब्द में एक उदाहरण बोलता हूँ। मैं बम्बई में रहता हूँ, वहाँ पर ज्वार और भाटा, हाई टाइट्स और लो एब्स बोलते हैं, ज्वार और भाटा। 12:27 दोपहर में यदि ज्वार भाटा आएगा तो 12:27 रात में ज्वार आएगा। ये निश्चित होता है इतना प्रिसाइजली। क्या समुद्र के अंदर कोई कंप्यूटर लगा है? क्या कोई उसके अंदर ऐसा चलाने वाला है जो ऐसा ज्वार और भाटा 4-4 मीटर ऊपर और 4-4 मीटर अंदर होता है? कौन उसको कर रहा है? और यदि उसमें आ रहा है तो ये मीठी नदियां हैं, तालाब है, हम लोग क्या इनमें कभी क्यों नहीं पानी इतना ऊपर और इतना नीचे होता है? हम जिन बातों को इग्नोर कर देते हैं, दिन भर एसी में रहते हैं, सनलाइट में नहीं जाते, ये सन और मून इफेक्ट होते हैं। ये इसके कारण ये पानी इतना ऊपर और नीचे होता है। केवल समुद्र का क्यों होता है पानी? क्योंकि वो सॉल्टेड वाटर होता है, मिनरल वाटर होता है, उसमें मिनरल्स मिले हैं, सॉल्ट है। सेम वाटर हमारी बॉडी के अंदर होता है। जो हमारी बॉडी है उसमें मैक्सिमम पार्ट वाटर का होता है। आप उसमें भी देखिए, लड़कियों की बॉडी में वाटर कंटेंट ज़्यादा है, पुरुषों की बॉडी में कम है। इसलिए लड़कियां ज़्यादा सुंदर, चिकनी स्किन, ज़्यादा खूबसूरत दिखती हैं, और लड़कों के अंदर वाटर कंटेंट कम होता है। लेकिन ये जो ज्वार भाटा समुद्र में है, यही ज्वार भाटा हमारे जीवन में भी है। सन और मून इफेक्ट आते रहते हैं और हमारे इमोशंस ऊपर और नीचे होते रहते हैं। इन इमोशंस को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं यदि हमको ये साइंस समझता है तो। निश्चित रूप से ये हर आदमी की हेल्थ, बिजनेस और कोऑर्डिनेशन, एक फैमिली के अंदर जो आज सबसे बड़ी समस्या हो गई कोऑर्डिनेशन खराब होने की, वो फैमिली खाली हमारी पर्सनल फैमिली नहीं है, बिजनेस फैमिली है, पॉलिटिकल फैमिली है, सोशल फैमिली है। सब जगह कोऑर्डिनेशन अच्छा हो और हमारी हेल्थ अच्छी हो। और पैसा तो बाई प्रोडक्ट है सर, पैसा आने ही वाला है यदि आप कर रहे हो सब कुछ। तो मेरा तो एक गुजारिश है आपसे सर, इस बात को जितना स्प्रेड करा सको, नेशन बिल्डिंग में इसका जितना उपयोग कर सको। मैं 24 घंटे 7 दिन 365 दिन उपलब्ध हूँ आपके पास। बहुत खूब। तो लैंड जेनेटिक्स, जैसा कि आप समझिए कि होंगे दीपक जी की बात सुन के कि वो हमारी हर समस्या का समाधान है। दीपक जी बहुत मॉडेस्ट और बहुत आदर्शवादी व्यक्ति हैं। अपना एड्रेस नहीं बताया उन्होंने आखिर मेरे पूछने के बावजूद, लेकिन मैं नीचे उनका नंबर डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप गौर से देखिए, नीचे उनका नंबर है। इस नंबर पे आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, आप मैसेज करिए, वो जरूर जवाब देंगे। हमारे वो हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार होते हैं। और उदय इंडिया की तरफ से मैं उनको इंश्योर करता हूँ कि उनकी बात देश के नेत्री जनताओं तक जरूर पहुँचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी स्टूडियो में आने के लिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये विषय मेरे दिल के इतने करीब है और मैं इस विषय को जीता हूँ, इसको खाता हूँ, इसको पीता हूँ, इसको सोता हूँ। यदि ये आप ऊपर पहुँचाएंगे तो निश्चित रूप से जितना मेरा योगदान रहेगा उससे ज़्यादा आपका योगदान रहेगा इस विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।